नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है व्यूअर लाइफ में। और इस बार हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस लेकर। और जिस राशि के ऊपर हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो राशि है वृश्चिक राशि, यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो पर हम क्या देखने जा रहे हैं इस साल के शुरुआत से, अगर हम लें मार्च से लें तो 3 मेजर ट्रांजिट हुए हैं। ये तीनों बहुत बड़े बड़े ग्रह होते हैं। शनि जो 29 मार्च को बदले हैं, ये पहले 11वीं राशि में थे, कुंभ राशि में थे, वहां से मीन राशि में आ गए हैं। उसके बाद गुरु जो पहले वृषभ राशि में थे और बाद में 12 मई को वो आ गए मिथुन राशि में। और उसके बाद 18 मई को राहु जो कि मीन राशि में थे वो कुंभ राशि में ट्रांसफर हो गए। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इन 3 मेजर प्लैनेट्स का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अपने आप में, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये अपने आप में कंप्लीट एनालिसिस नहीं है, क्योंकि हम 3 मेजर ग्रह पकड़ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे ग्रह बाकी हैं जिनके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े ग्रह हैं। आप जानते हैं कि शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं, राहु भी एक राशि में लगभग 18 महीने रहते हैं। तो अगर ऐसा हम देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि अगर हम इन 3 की प्रेडिक्शन, की 3 की प्लेसमेंट देख लेते हैं तो काफी हद तक हम एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के साथ ये साल और अगले साल के आने वाले 6 महीने भी क्या हो सकता है, या उससे थोड़ा सा ज्यादा समय तक क्या हो सकता है। फिर जो चेंजेस बचे रहेंगे वो बाकी की छोटी ग्रहों के छोटे छोटे ट्रांजिट्स के ही बचे रहेंगे, जो हम अगले वीडियोस में कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों हम अगर चालू करते हैं लग्न से, तो लग्न में चंद्र वृश्चिक राशि में बैठे हैं। वृश्चिक राशि में दोस्तों चंद्र नीच के हो जाते। चंद्र के नीच के होने का तात्पर्य ही यही है कि चंद्र जो भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से मन का कारक होते हैं, अगर वो नीच के हो जाएं तो 2 चीजें संभव हैं। एक ये है कि आपका मन बहुत अस्थिर रहे, और दूसरा ये है कि आपके मन में कोई कुविचार भी आ सकते हैं। आप कुछ गलत काम करने के बारे में तेजी से सोच सकते हो। आपको इन दोनों तरह की चीजों से बचना है। आपको अपने मन को स्थिर भी रखना है, और साथ में अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उन नेगेटिव थॉट्स को भी आपको रोक के रखना है, कंट्रोल करके रखना। तो दोस्तों चंद्र का प्रभाव यहाँ पर आपको इमोशनली थोड़ा सा ज्यादा वल्नरेबल बनाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो चंद्र पे किसी भी शुभ ग्रह की, जैसे गुरु है तो गुरु की भी दृष्टि नहीं पड़ रही है। ऐसा कुछ है नहीं कि जो चंद्र के इन प्रभावों को बचाए। तो इस कारण से आपके लिए ये एक कंपलसरी चीज हो जाती है कि आप प्रॉपर योगा करें, मेडिटेशन करें, मन को शांत रखें। चंद्र के उपाय हम आपको वीडियो के अंत तक आते आते और भी बता देंगे, जिससे चंद्र के नेगेटिव प्रभावों को आप काउंटर कर सकें। इसके बाद अगर हम आय भाव देखें तो दोस्तों आय भाव में धनु राशि पड़ी हुई है, 2nd हाउस है, और वहां से गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से धन भाव को, खुद की राशि को खुद ही देख रहे हैं। तो इस दृष्टि में अमृत होता है। इसका मतलब ये है कि भले आपका मन थोड़ा अशांत रहेगा, भले ही थोड़ा सा अस्थिर रहेगा, लेकिन आपको पैसे की बढ़ोतरी हो सकती है। ये पैसे की बढ़ोतरी किस तरह के पैसे की बढ़ोतरी हो सकती है? ये आपको जो स्थिर संपत्ति है उसकी बढ़ोतरी हो सकती है, उसमें इजाफा हो सकता है। यानी कि कहीं से आपको कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा, कोई विरसे में, वसीयत में, या इनहेरिटेंस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वहां से कुछ आपको गेन हो सकते हैं। तो 2nd हाउस में गुरु की राशि में गुरु की दृष्टि से शुभ परिणाम परिलक्षित होंगे, हालांकि मन के लेवल पे थोड़ी सी परेशानी रहेगी। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो पराक्रम भाव में हम आते हैं। पराक्रम भाव जो 3य हाउस होता है लग्न से, उसमें शनिदेव की राशि है, और शनिदेव की राशि होने के कारण एक सीधा कंक्लूजन है कि अगर इस घर पे अगर किसी और ग्रह का भी प्रभाव हो बाद में कभी भी, तो भी अगर हम देखेंगे तो शनि की राशि होने के कारण शनि यहाँ से 7, 8, 9, 10, तो शनि उसको देख भी नहीं रहे हैं। तो शनि का एक टिपिकल कैरेक्टर होता है दोस्तों कि वो आपको देने के पहले बहुत आपसे मेहनत कराते हैं। तो अगर हम देखें तो शनि की राशि होने के कारण शनि देंगे तो जरूर, पराक्रम देंगे, साहस देंगे, लेकिन साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी देंगे कि वो आपसे बहुत ज्यादा मेहनत कराएंगे। ये उस समय हो रहा होगा दोस्तों जबकि मन थोड़ा सा हमारा अस्थिर हो रहा होगा। हम आपको कुंडली के एंड में उपाय जरूर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पराक्रम हाउस में भी शनि है जो मेहनत ही करा के लेने वाले हैं, और हमने चंद्र के केस में देखा कि चंद्र थोड़ा सा मन को अस्थिर कर रहा है। तो इन चीजों को बैलेंस कैसे करेंगे उसके लिए हम आपको उपाय बताने वाले हैं। अगर आप उपायों को करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत
फायदा और बहुत सफलता मिलेगी। अब हम देखते हैं दोस्तों कि चौथे घर पर राहु विराजमान है कुंभ राशि के, ये क्या परिणाम देंगे। चौथा घर विशेष रूप से कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का घर होता है, वाटर एलिमेंट है, वाटर हाउस है। चौथा घर माता को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, आपके परिवार को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर में जो सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है। और अगर मान लीजिए उस घर में राहु होता है तो राहु चौथे घर में बहुत शुभ परिणाम इसलिए नहीं देता क्योंकि उसके स्वामी जो है वो चंद्रमा है और चंद्रमा वैसे भी नीच के हो गए हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि राहु इस पूरे साल और आने वाले और 6 महीने तक राहु 11वीं राशि में चलेंगे। 11वीं राशि में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं, कम से कम कैरियर और पैसे के लिए। हालांकि चौथा घर उनका खुद का पसंदीदा घर नहीं है, लेकिन ऐसे राहु जो कुंभ के राहु हैं वो 10वें भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो इसका मतलब आपके कैरियर में अप्रत्याशित रूप से कुछ चीजें घट सकती हैं, जिनमें से बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी हो सकती हैं और कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको लगे कि ये चीजें परेशानी क्रिएट कर रही हैं। वृश्चिक राशि वालों को ये साल थोड़ा सावधानी से ही निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये साल भी वृश्चिक राशि को जो ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं वो है मंगल देव, और 2025 मंगल देव का ही साल है, इसलिए वृश्चिक राशि वालों पर मंगल देव की विशेष प्रभाव रहेगी और उसको देखते हुए आपको इस साल थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। उपाय हम इसके अंत में आपको बता देंगे दोस्तों। तो राहु यहाँ पर चतुर्थ हाउस में बैठकर आपको फोर्स करेंगे कि आप अपने घर, परिवार, माता का स्वास्थ्य, वाहन, इन सब के लिए थोड़ा सा सतर्क हो और इनकी केयर ज्यादा करें। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं पंचम हाउस में। पंचम हाउस में शनि विराजमान है और शनि जो है पंचम हाउस में आने के पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताऊं कि गुरु जो है वो अपनी नवम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। चौथे भाव के राहु को गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो जो हम अभी बात कर रहे थे कि चौथे भाव में राहु बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं, गुरु की शुभ दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है, इसलिए अशुभ फल कम मिलेंगे, लेकिन आपको एक न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड के फल ज्यादा मिलेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं पंचम हाउस में 5वें घर में शनि गुरु की राशि में ही विराजमान है। गुरु की राशि में होने के कारण इनकी शुभता काफी हो जाएगी। और दूसरा पंचम हाउस जो है वो नैसर्गिक रूप से सूर्य का प्रतिनिधित्व वाला हाउस है और सूर्य और शनि की आपस में बनती नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा से यहाँ पर आपका, अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं या हायर एजुकेशन प्लान कर रहे हैं या आपके बच्चों के एजुकेशन में प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत कमोवेश ऊपर नीचे होके स्थितियां फिर भी ठीक ही रहेंगी, कंट्रोल ही रहेंगी, क्योंकि गुरु भगवान यहाँ पर या गुरुदेव यहाँ पर बहुत सारी चीजों को संभाल लेंगे। खुद शनि भी पंचम हाउस में बहुत बुरे नहीं हैं और राशि उनकी शुभ है, इस कारण से शनिदेव, लेकिन शनिदेव ही हैं, तो वो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी दिलाएंगे, लेकिन आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब अगर हम छठे हाउस की बात करें दोस्तों, तो स्कॉर्पियन या वृश्चिक राशि वालों के छठे हाउस में मंगल की कुंडली है, मंगल की राशि पड़ी हुई है। मंगल की राशि पड़ी होने के बाद अगर हम देखें तो ये जो छठा हाउस है ये ऋण, रोग और शत्रु का हाउस होता है। ये साल भी मंगल का साल है। मंगल की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी होती है उसको देख के ये निर्धारित होगा कि छठा हाउस आपको कैसा फल देगा। अगर मंगल बहुत अच्छा और शुभ बैठा हुआ है तो ऋण, रोग, शत्रु से, इन तीनों चीजों से आपको निजात भी मिलेगी यहाँ पर, लेकिन फिर भी कैरियर के मामले में थोड़ा सतर्क होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अष्टम हाउस में यहाँ पर गुरुदेव विराजमान है। गुरु की अष्टम प्लेसमेंट जो है वो भी मंगल की राशि में ही है, क्योंकि मंगल का अष्टम घर होता है, मिथुन राशि में है, लेकिन मंगल के घर पे है। कालपुरुष की कुंडली में अष्टम हाउस मंगल का होता है। तो गुरु कैपेबल हैं और मंगल कैपेबल हैं कि वो पूरी कुंडली को संभाल कर ले जाएं आगे, लेकिन मेहनत आपको फिर करनी पड़ेगी, सतर्कता आपको रखनी पड़ेगी। दोस्तों अगर हम सप्तम हाउस की बात करें जो कि वैवाहिक जीवन का हाउस है, जो कि आपकी पत्नी का, स्पाउस का, पार्टनर का या आपके लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनका हाउस है, तो उसमें शुक्र की राशि पड़ी हुई है और शुक्र की राशि यानी वृषभ राशि जो सीधी सीधी चंद्र से दृष्ट है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस समय पे आपके रिलेशंस में सुधार आएगा, भावनात्मक रूप से सुदृढ़ होंगे रिलेशंस, लेकिन चंद्र के नीच के होने के कारण कभी कभी भावनात्मक उफान थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो उसको आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया बात दोस्तों ये है कि इन सब चीजों को हम जो उपाय बताएंगे उनसे हम कंट्रोल
कर सकते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी हम प्राप्त कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम किन चीजों को कैसे करते हैं। इसमें हम आपको डूज एंड डोंट्स भी थोड़े से बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक लग्न के लिए ये वाला साल थोड़ा सा, या वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वाला साल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। अगर हम देखें यहाँ पर दोस्तों, नवम हाउस में फिर चंद्र की राशि है, चंद्र से रिप्रेजेंट करती हुई राशि है, चौथी राशि है और चंद्रमा नीच के हैं। तो वंस अगेन भाग्य एक बार फिर आपको चैलेंज करेगा कि आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। दोस्तों डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। जो कुंडली होती है या कुंडली का जो साइंस होती है, वो पूरी की पूरी साइंस जो है वो एक स्पिरिचुअल साइंस है। एकदम साइंटिफिक पैरामीटर्स पे ये चीजें काम करती हैं। अगर ग्रह कष्ट दे रहे हैं तो उनका निवारण भी उपलब्ध है। कुंडली एक दिशा दर्शक साइंस है। दिशा दर्शक यानी कि अगर आपको पहले से पता है कि हमारे सामने ये चैलेंजेस आ सकते हैं तो आप उनकी पहले से तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उन चैलेंजेस को अवॉइड कर जाते हैं, आप उनसे दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने नवम हाउस की बात करी। यहाँ भाग्य ठीक ठाक रहेगा, खराब नहीं रहेगा, लेकिन भाग्य बहुत प्रबल भी साथ नहीं देगा। 10वें घर में अगर हम देखते हैं तो 10वें घर में सूर्य की राशि उपलब्ध है और सूर्य की राशि को राहु अपनी सप्तम दृष्टि से पूरा देखते हैं। तो चूंकि राशि का और लग्न का लॉर्ड मंगल है और यहाँ पर सूर्य है और गुरु अच्छे प्लेस हैं, तो सूर्य, मंगल और गुरु, इनका जो टोटल कॉमन प्रभाव है वो आपके करियर पर कुछ इस तरह से पड़ेगा कि अगर आप मेहनत करेंगे तो सफल भी होंगे। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये इतनी हमने जो पूरी विवेचना करी है इस कुंडली की, इसके आधार पर हम आपको कुछ उपाय अब बताने जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो उन उपायों को नोट कर लें और उनको नियमित रूप से करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा होगा, और जब फायदा हो तो हमको जरूर कमेंट करके बताएं कि हमने किया तो हमको फायदे हुए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्र के लिए, कि चंद्र अगर हमारा नीच का है और एक पूरा 1.5 साल हमको निकालना है तो हम क्या करें। ऐसी अवस्था में दोस्तों चंद्र के लिए हम मोती भी धारण कर सकते हैं। पर्ल जिसको हम बोलते हैं उसको सिल्वर में धारण कर सकते हैं। लगभग हम उसमें 11 कैरेट का मोती अगर हो तो चांदी में धारण करके सबसे छोटी कनिष्ठिका अंगुली में धारण करना है। मैं जेम स्टोन्स की रिकमेंडेशन अभी आपको स्ट्रांगली इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ग्रह छूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी चंद्र की स्थिति देखते हुए अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। पहला। दूसरा उपाय चंद्र के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे बेहतर उपाय चंद्र के लिए है कि आप हर सोमवार को शिव जी के ऊपर अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, मतलब दूध से अभिषेक करें। मंदिर में जाके कर पाएं तो बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में शिवलिंग स्थापित करके छोटे वाले रखे हुए हैं आपने अपने पूजा गृह में, तो वहां भी कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से मन में भी शांति मिलेगी, चंद्र बलवान होंगे। और अगर चंद्र बलवान होते हैं लग्न में बैठे हुए, प्रथम हाउस में बैठे हुए, तो ये चंद्र आपको कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको मैंने क्या उपाय बताया, पहला उपाय बताया कि आप एक मोती धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे ईमेल आईडी वगैरह दिए हुए हैं। दूसरा उपाय आपको बताया कि आपको शिवलिंग पे सोमवार को जल अर्पित करना है, दुग्ध मिश्रित करना है या दूध सेपरेटली करना है, जल सेपरेटली करना है, बट आपको सोमवार को ये काम करना है। तीसरा उपाय चंद्र को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों, कि आप जब भी स्नान करें तो खाली पानी से ना करें, उसमें 1-2 चुटकी नमक डाल लें। खड़ा नमक हो तो और बेहतर है। अगर आप स्नान सूर्योदय के पहले कर पाएं, ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि 4 बजे से 6 बजे तक का होता है, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, जब करते हैं तब करिए। लेकिन उस अवस्था में अगर आप एक दिन में 24 घंटे में 2 बार स्नान करते हैं, सुबह और शाम दोनों बार स्नान करते हैं, तो आपके चंद्र की जो ये कमजोरियां हैं ये धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और चंद्र आपको मजबूत होके और पॉजिटिव असर देने लग जाएंगे। दोस्तों चंद्र के लिए एक अंतिम उपाय, लेकिन एक रामबाण उपाय है, कि आप सफेद वस्तुएं ले लीजिए। एक सफेद वस्त्र ले लीजिए, पूजा की दुकान पे मिलता है। उसमें सफेद वस्तुएं यानी कि आप आधा किलो चावल ले लीजिए, आधा किलो आटा ले लीजिए, आप उसमें एक दूध का पैकेट ले लीजिए, कुछ बताशे ले लीजिए। अगर आपके पास चांदी का कोई टुकड़ा है छोटा सा, तो चांदी का टुकड़ा भी उसमें रख लीजिए। इतनी सारी सफेद चीजें लेके, शक्कर ले लीजिए आधा किलो, और इन सब चीजों को उस सफेद वस्त्र में ढांक के शिव जी के पास अर्पित करके या तो मंदिर के पुजारी को दे दें, या अगर आपके पास कोई शुभ नदी आपके शहर के आसपास से बहती है, जैसे नर्मदा में ये सफेद वस्तुओं का विसर्जन करने का विशेष महत्व है, तो नर्मदा, गंगा, यमुना, कोई भी शुभ नदियां आपके अगर आसपास हैं तो आप
इन सफेद वस्तुओं को वहां पर प्रवाहित कर सकते हैं। तो जो चंद्र के दोष मैंने बिगिनिंग में बताए थे, आपको शुरू में बताए, वो सारे के सारे दोष दूर हो जाएंगे। और अगर आपने सोमवार के दिन शिव जी को अभिषेक करके जल का या दुग्ध का और ओम नमः शिवाय की मालाएं भी कर ली, लेकिन इस समय आपको ओम नमः शिवाय शिव के स्वरूप को कौन से स्वरूप में स्मरण करना है? चंद्रशेखर स्वरूप में। तो आपको मंत्र कौन सा जपना है? ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः। अगर आप एक माला भी करते हैं तो आपको बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। सिमिलरली दोस्तों, अगर हम आपको यहाँ पर राहु और शनि के उपाय बताएं तो हर शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल, उड़द की दाल और काली तिल उसमें मिला के और शनिदेव को अर्पित करें और ओम शम शनिये नमः, ओम शम शनिये नमः इस मंत्र का जाप एक माला कर लें तो इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसी शनिवार को इतना सब करते हुए अगर आप एक तंदूरी रोटी में बटर लगाएं, अगर तंदूरी रोटी बटर संभव ना हो तो घर की रोटी हो उसमें घी लगाएं और काले कुत्ते को खिला दें, तो एक साथ शनि और राहु दोनों के विशेष उपाय हो जाते हैं और आपको इन उपायों से अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। जितनी नेगेटिविटी कुंडली में आ रही थी ग्रहों के कारण, वो सारी की सारी धुल जाएगी। सिमिलरली गुरु भगवान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टम में बैठे हैं, तो इनके लिए तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गुरुवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला रोज जपनी है। अगर आपको लगे कि समय थोड़ा सा ज्यादा कष्ट दे रहा है या तकलीफ दे रहा है तो किसी एक गुरुवार को भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा बोलते हैं हम लोगों को, विष्णु भगवान की पूजा होती है, वो पूजा एक दिन अपने घर में करा लें, खुद कर लें, एक हवन कर लें, तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ सतर्क रहने की, इस राशि में कोई बहुत ज्यादा विशेष वैसा फल नहीं बन रहा था, सतर्क रहने की आपको आवश्यकता बहुत सारी चीजों में जो है वो बताई गई है, उपाय भी बताए गए हैं। वो उपाय करेंगे तो निस्संदेह आपको बहुत अच्छा फायदा होगा उन उपायों से और आपका जीवन सुखमय रहेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो वृश्चिक राशि के आपके दूसरे दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवारजन हैं, उनको भी इस वीडियो को आगे भेज दें ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। और हमसे संपर्क करने के लिए अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी वगैरह दिया हुआ है, तो उससे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। कृपया सब्सक्रिप्शन बटन दबा दें सो आपको नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू वेरी मच।